क्लास 12 में इकोनॉमिक्स और बीए के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा हेडेक है वो है एसपी यानी कि सेक्रेटरी प्रैक्टिस और कमर्शियल करस्पॉन्डेंस। सर इसके अंदर मार्क्स को करना पता नहीं चलता कैसे करना है। सबसे बेस्ट तरीका जो हमारा मार्क्स को करने का है ना वो है एमसीक्यूज़। इस वाले पार्ट में आपके एक भी मार्क्स आपके जाने चाहिए नहीं, अगर जा रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बना है। ठीक है, एमसीक्यूज़ है ना, नॉर्मली एग्जाम में सारे के सारे एमसीक्यूज़ बुक के ही आते हैं, सारे के सारे बुक के ही एमसीक्यू आते हैं। इसके लिए ये वीडियो एंड तक देखना ताकि आपके 20 मार्क्स सिक्योर हो जाएं। ठीक है, ये आपके लास्ट डे रिवीजन के लिए भी बहुत काम आएगा, इसके लिए लाइक या फिर सेव कर देना। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी के फटाफट से। चलो नेक्स्ट फर्स्ट चैप्टर है हमारा। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है हमारा? बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस। ठीक है, फर्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन कंट्रोल्स एंड गिव्स सजेशन टू ऑल बैंक्स। कौन से बैंक को कोई भी कंट्रोल या फिर इंफॉर्मेशन कौन देता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ठीक है, नेक्स्ट, लेटर रिटन टू ऑब्टेन लॉक ऑफ फैसिलिटी इज कॉल्ड एज रिक्वेस्ट लेटर। ठीक है, इसको रिक्वेस्ट लेटर बोलते हैं, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, हाउ इज द अमाउंट रिटन इन बैंक कॉरेस्पॉन्डेंस? एक तो फिगर में भी होता है, एक वर्ड्स में होता है। ठीक है सर, याद नहीं, समझ नहीं आया इसको, कोई बात नहीं। आपने चेक लिखा हुआ है, चेक में हम लोग अमाउंट्स फिगर्स में भी लिखते हैं और वर्ड्स में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का चेक लिख रहा है हमको, तो 1 लाख ऐसे भी लिखूंगा मैं, और यहाँ पे 1 लाख ओनली ऐसा लिखता हूँ मैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वर्ड्स, इसको बोलते हैं फिगर्स, यानी फिगर्स एंड वर्ड्स दोनों आता है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज मेंशन व्हेन सीक्रेसी इज टू बी मेंटेन? फिनेंशियल, जो भी फिनेंशियल चीजें होती हैं उसके लिए सीक्रेसी मेंटेन करनी पड़ती है। सेकेंड चैप्टर हमारा किसका है? हमारा है लोकल कॉरेस्पॉन्डेंस विद द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड पब्लिक सर्विस एंड लोकल ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है फर्स्ट एमसीक्यू हमारा? व्हेन अ ट्रेडर हैज टू लॉन्च अ कंप्लेंट रिगार्डिंग सेल्स टैक्स। अब सेल्स टैक्स का कोई भी कंप्लेंट रहेगा तो कहाँ जाएगा? सेल्स टैक्स डिपार्टमेंट में ही जाएगा। फायर ब्रिगेड सर्विसेज, इट्स कॉल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज? अब फायर ब्रिगेड एक पब्लिक सर्विस है, एक गवर्नमेंट सर्विस नहीं है। देखो एक बात समझो, पब्लिक सर्विस यानी ऐसा नहीं होता है कि वो कोई पब्लिक दे रही है। पब्लिक सर्विस यानी कि गवर्नमेंट के थ्रू अगर कोई सर्विस दी जाती है तो उसको पब्लिक सर्विस ही बोलते हैं। तो ध्यान रखना, इसको पब्लिक सर्विस बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पब्लिक सर्विस बोला जाता है। विथ विच इंस्टीट्यूशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इज कॉरेस्पॉन्डेंस रिगार्ड कैरिड आउट टू ऑब्टेन द सर्विस ऑफ पक्का रोड इन विलेजेस? एक सिंपल बात समझ लो, अगर विलेज की बात करें, विलेज की बात, तो क्या आता है? ग्राम पंचायत। अगर टाउन की बात करें, टाउन की, जैसे फॉर एग्जांपल आपके आजू बाजू कोई टाउन होगा या फिर आप खुद टाउन में रह रहे होगे, तो उसके लिए आता है नगर पालिका या फिर म्युनिसिपैलिटी। ठीक है, और सिटी होता है ना, सिटी, उसके लिए आता है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। ठीक है, या फिर म्युनिसिपैलिटी जो भी हो। ठीक है, तो विलेज के लिए कहाँ जाना चाहिए? ग्राम पंचायत में जाना चाहिए। और ये देखो, एडिक्वेट वाटर सप्लाई इन बिग सिटीज। अब सिटीज की बात आई तो कहाँ जाना चाहिए? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। क्या आपको ये समझ आ गया? वेरी वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर, ये हमारा थर्ड चैप्टर है। थर्ड चैप्टर का नाम क्या है हमारा? थर्ड चैप्टर का नाम है इंटरनल डिपार्टमेंट एंड एम्प्लॉय रिलेटेड कंसर्न्स। ठीक है, चलो देख लेते फटाफट से। Which of the following letter is written to inform the employees regarding constitution or infrastructural matter of the office or business organization? अगर मुझे कुछ भी बात बतानी है एम्प्लॉयज को तो मैं नोटिस का प्रयोग करूंगा। ठीक है, विच लेटर इज रिटन टू इन्फॉर्म द एम्प्लॉयज अबाउट कोड ऑफ कंडक्ट? कोड ऑफ कंडक्ट को बताने के लिए मैं सर्कुलर का उपयोग करता हूँ। क्या करता हूँ? सर्कुलर का उपयोग। नेक्स्ट, द लेटर इज एड्रेस टू नॉट वन एम्प्लॉय, एक एम्प्लॉय को इन्फॉर्म नहीं करना, पूरे एंटायर ग्रुप को करना है, तो क्या करूंगा? सर्कुलर इशू करता हूं। देखो, एक एम्प्लॉय को बताने के लिए नोटिस इशू किया जाता है, पता है ना। एक कोई भी चीज़ हमको बतानी है, मेरे को फॉर एग्जांपल देखो रिजाइन करवाना है, एंड फॉर एग्जांपल को एम्प्लॉय का निकलना है। ठीक है, तो मैं नोटिस इशू करूंगा कि भाई तू अभी काम नहीं कर पाएगा, तो निकल यहाँ से। ठीक है, और मेरे को पूरे ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज को बताना है कि कल छुट्टी है ऑफिस में, तो मैं एक सर्कुलर इशू कर दूंगा। क्या करूंगा? मैं एक सर्कुलर इशू करूंगा, सर्कुलर। ठीक है, ध्यान रहेगा इतना। चलो नेक्स्ट, which letter does an employee write to senior officer regarding his rights or the solution of his problem? Memo। जब कंपनी एम्प्लॉय को बता रही है तो नोटिस और सर्कुलर दोनों यूज होता है, पर एम्प्लॉय कंपनी को बता रहा है तो मेमो यूज होता है। क्या होता है? मेमो यूज होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द लेटर ऑफ पर्सनल इंटरव्यू? रूल्स ऑफ सर्विसेज। ठीक है, ध्यान रखना,
देखो वेन्यू देखो हम लोग जब भी किसको इंटरव्यू बुलाते हैं ना तो वेन्यू बताते हैं हम लोग, टाइम बताते हैं किस टाइम पे आना है और कौन कौन से खर्चे होंगे ट्रैवलिंग के, उस बारे में क्लैरिफिकेशन देते हैं। पर हम लोग रूल्स ऑफ सर्विस बताते नहीं हैं, हम लोग सिर्फ इंटरव्यू बुला रहे हैं, तो रूल्स ऑफ सर्विस क्यों बुलाएंगे हम लोग, बताएंगे उसको। Which of the following is mentioned in the letter informing to the candidate to remain present in the examination, time and place of written examination? Next, what is written at the end of the appointment letter? अपॉइंटमेंट लेटर के एंड में क्या बताते हैं हम लोग, रिगार्ड्स, वार्म विशेष ऐसा लिखते हैं ना, तो गुड विशेष लिखते हैं हम लोग, ठीक है। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ विच इन विच देयर इज अ चेंज इन एम्प्लॉयज प्रेजेंट डिजिग्नेशन कंपेंसेशन रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ही रिसीव्स मोर इकोनॉमिक बेनिफिट। मोर यानी क्या होता है, एम्प्लॉय को बढ़ोतरी मिल रही है, बढ़ोतरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्रमोशन, ठीक है। देखो बहुत सारे एमसीक्यूज दिए हुए, मतलब ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इफ वर्कलोड इज इन वन डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉय एक्सीड्स अनदर डिपार्टमेंट, देन इन विच प्रोसेस ऑफ आर द एम्प्लॉयज इन्वॉल्व, ट्रांसफर किया जाता है। अगर मुझे एक डिपार्टमेंट है वहाँ पे 10 एम्प्लॉय हैं, ठीक है, दूसरा डिपार्टमेंट है वहाँ पे 5 एम्प्लॉय हैं, मुझे यहाँ पे ज़्यादा एम्प्लॉय की जरूरत नहीं है, तो मैं यहाँ से करूँगा एम्प्लॉयज को ट्रांसफर करूँगा, क्या करूँगा, ट्रांसफर करूँगा। Then when the employee frequently commits indiscipline and punishment, which punishment does the business firm give as a last resort? Demotion। अगर एम्प्लॉय गंदा काम कर रहा है उसको पनिशमेंट देना है, मेरे को इनडिसिप्लिन कर रहा है तो क्या करूँगा, मैं डिमोशन करूँगा, अगर अच्छा काम कर रहा है तो प्रमोशन करूँगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट 4th चैप्टर हमारा, ठीक है, इस चैप्टर का नाम है इंश्योरेंस लेटर्स, ठीक है। व्हाट अश्योरेंस डू द फैमिली मेंबर्स आर ऑफ द इंश्योर्ड गेट, उनको क्या मिलता है, इंश्योरेंस करवाते हो तो आपको क्या मिलता है, मॉनेटरी सिक्योरिटी मिलती है कि बाई चांस नुकसान हो गया ना तो नुकसान की भरपाई कौन करेगा, पैसों की फॉर्म में करी जाएगी। इंश्योरेंस का क्या करता है, पैसा ही मिलता है ना, और कुछ मिलता नहीं है। विच टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी अलाउज क्लेम ऑफ इंश्योर्ड अमाउंट टू नॉमिनी और असाइनी, नॉमिनी और असाइनी को पैसे कब मिलते हैं, होल लाइफ इंश्योरेंस करते हैं ना तभी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कार का इंश्योरेंस करवाया, आपकी कार डैमेज हो गई तो ऑब्वियसली जिसकी कार थी उसको पैसे मिलेंगे, उसके नॉमिनी को थोड़े मिलेंगे। पर ऐसा कोई इंश्योरेंस पॉलिसी है जिसमें नॉमिनी होगा उसको पैसे मिलेंगे। नॉमिनी यानी कि मैंने फॉर एग्जांपल मेरे भाई को किया हुआ है, मेरी बहन को किया हुआ है, तो मेरे भाई और बहन को कब मिलेंगे, जब फॉर एग्जांपल मेरी डेथ होगी तभी। तो होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ही क्या होता है, नॉमिनी और असाइनी को मिलते हैं, अदरवाइज किसी में कोई पॉलिसी में नॉमिनी और असाइनी को मिलते नहीं है। When a person buys an insurance policy, what is the outcome between the insurer and, उसको क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। एक इंश्योरर होता है और एक इंश्योरी होता है, ठीक है, दोनों के बीच जो बातचीत हो रही है ना उसको पॉलिसी लेता है, तो पॉलिसी को क्या बोलते हैं, अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। व्हाट इज द इंश्योरेंस पॉलिसी एसोसिएटेड विद हेल्थ कॉल्ड, अब भाई हेल्थ के लिए जो पॉलिसी उसका बोलते हैं हम लोग मेडिक्लेम इंश्योरेंस बोलते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस, ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर आया जिसका नाम है ई कम्युनिकेशन। क्या है ये, इसका नाम ई कम्युनिकेशन नाम है, ठीक है। चलो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईसीएस, इसी फॉर्म क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम नहीं होता, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस होता है। ध्यान रखना, कई बच्चे ये टिक करके आते हैं, ये गलत है, ध्यान रखना, ठीक है, ये नहीं आता है, ठीक है। क्या आता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, ठीक है, ध्यान रखना, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। Which number of bank is to be given for RTGS for transfer the amount in the account of the customer। अब जब भी हम लोग पैसे डालते हैं ना RTGS से एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, तो वो क्या मांगता है, हमको IFSC कोड मांगता है। क्या मांगता है, IFSC कोड, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट चैप्टर चल रहा है, लास्ट चैप्टर जो हमारे CC का है वो है प्रेजेंटेशन स्किल्स। क्या दिया हुआ है, यूजिंग टेक्नोलॉजी एंड अमालगमेटिंग ओरल एंड रिटन मेथड्स, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंटेशन मोड्स आर यूज्ड। ध्यान रखो, जब भी ओरल एंड रिटन मेथड दोनों साथ में मिक्स करके यूज करना है तो ध्यान रखना उस टाइम पे टेक्नोलॉजी जो यूज होती है ना हमारी, तो पीपीटी, पता है पावर पॉइंट आता है, ठीक है, तो वो यूज होती है, ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ स्लाइड्स शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर मेकिंग अ स्लाइड शो, ठीक है, कैसे टाइप के स्लाइड्स यूज होने चाहिए, टाइप ऑफ स्लाइड्स, तो हैविंग प्रोपोर्शनेट नेसेसरी एलिमेंट्स इन एन अप्रोप्रिएट नंबर। ध्यान रखना आपके जो स्लाइड में ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, छोटे छोटे एलिमेंट्स होने चाहिए, ज़्यादा एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए, जिससे जो भी सामने वाला जो देख रहा है ना उसको अच्छा महसूस हो। हु शुड बी एट द सेंटर ऑफ प्रेजेंटेशन, ऑब्वियसली जो सामने होगा वही ना। अब प्रेजेंटेशन मैंने बनाया है, पीपीटी बनाया है, ऑब्वियसली अब जो उसको देख रहा है, अटेंडीज है, वही हमारा क्या होगा,
जो सेंटर में रहेगा ना उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग पीपीटी बनाएंगे, तो अटेंडीज आंसर आएगा, ठीक है। व्हाट अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर ब्रिंगिंग डिजायर्ड रिजल्ट्स, डिजायर्ड रिजल्ट के लिए क्या जरूरत नहीं है, मनी की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको प्रेजेंटेशन में जो भी प्रेजेंटेशन में टाइम देखना पड़ेगा, अपर टेक्स्ट देखना पड़ेगा, आर्टिकुलेशन देखना पड़ेगा, प्रोनाउंसिएशन देखना पड़ेगा, मनी की उसमें कोई जरूरत नहीं है, पावर पॉइंट ऐसे बन जाता है, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया पूरा सीसी हमने खत्म कर लिया, ठीक है। अब फटाफट से हम लोग क्या करेंगे, एसपी करेंगे। यस, एसपी का फर्स्ट चैप्टर का नाम है इश्यू ऑफ शेयर्स, ठीक है। विच एक्ट आर रिक्वायर्ड टू बी फॉलोड बाय कंपनी फॉर इश्यू ऑफ शेयर्स, कौन सा एक्ट फॉलो करना चाहिए, क्या SCRA सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट करना चाहिए, कंपनीज एक्ट करना चाहिए, सेबी एक्ट करना चाहिए, यानी ऑल ऑफ दिस आंसर आएगा। ध्यान रखना ऑलमोस्ट जब भी ऑल ऑफ दिस क्वेश्चन में दिया हो ना एमसीक्यू में, तो वही टिक होता है, ध्यान रखना इतना चीज। हर एक केस में होता हुआ नहीं होता, मैं ऐसा नहीं बोल रहा, पर मैंने जितने भी एमसीक्यूज देखे हुए जिसमें ऑल ऑफ दिस दिया हुआ है, जितने भी सब्जेक्ट है आपके, उस सब में ऑल ऑफ दिस ही आंसर निकलता है, ठीक है। बाय विच डॉक्यूमेंट कैन एन इन्विटेशन टू बी मेड फॉर पब्लिक इश्यू, कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है इन्विटेशन के लिए, प्रॉस्पेक्टस। जब भी शेयर इशू होता है, शेयर या फिर डिबेंचर इशू होता है, तब ध्यान रखना प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इशू होता है। क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इशू होता है। ये जैसे हम लोग शादी के लिए निमंत्रण पत्र देते हैं ना, वैसे शेयर और डिबेंचर को खरीदने के लिए, मतलब लोगों को इन्वाइट करने के लिए, खरीदने के लिए प्रॉस्पेक्टस इशू होता है। विच अलॉटमेंट ऑफ शेयर इज वॉइड, वॉइड है, वॉइड कौन सा है, फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, स्टार्टिंग से ही वॉइड है, इलीगल वाला वॉइड ही होता है, इरेगुलर वॉइड नहीं होता, पर इलीगल वॉइड होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ड्यू टू फॉरफीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, द कंपनी डज नॉट रिफंड द अमाउंट पेड बाय द शेयर होल्डर। जब भी कंपनी फॉरफिट करती है ना, आपने पैसे दिए और कंपनी ने जब्त कर लिए, तो वो पैसे कभी भी रिफंड नहीं होते, ध्यान रखना ये चीज। मिनिमम गैप कितना होना चाहिए, 2 इंस्टॉलमेंट्स के बीच में कितना होना चाहिए, 1 महीने का होना चाहिए, ध्यान रखना इतना, 1 महीना, ये चीज याद करने वाली चीज है, तो रट लो। हाउ इज शेयर एप्लीकेशन डन इन रिसेंट टाइम, अभी के टाइम पे एसबा प्रोसीजर यूज होता है, एसबा फॉर्म भरवाया जाता है और आपकी शेयर एप्लीकेशन मनी ब्लॉक होती है बैंक अकाउंट में। आपने कभी भी आईपीओ भरा होगा ना, तो ध्यान रखना, आपको पता ही होगा कि जब बैंक में अमाउंट ब्लॉक होता है ना, ठीक है, तो वो उस चीज को एसबा प्रोसीजर के थ्रू होता है, एसबा। ध्यान समझ आ रहा है, जब आईपीओ में शेयर लग जाते हैं तो पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, पर नहीं लगते तो वो ब्लॉक हट जाता है, ठीक है। राइट शेयर मींस क्या होता है, शेयर्स टू बी अलॉटेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। एक कंसेप्ट है आपके इस चैप्टर में राइट शेयर का। राइट शेयर क्या होता है, राइट शेयर यानी ऐसा शेयर होता है, फॉर एग्जांपल मैं है ना रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, मैं क्या हूं, रिलायंस का शेयर होल्डर हूं, और रिलायंस को करना है और शेयर इशू करने हैं, तो सबसे पहले वो मुझे पूछेगा कि आपको क्या वो शेयर चाहिए क्या, मैं बोलूंगा ठीक है मेरे को दे दो, ठीक है। तो जब भी उसने अब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जब भी उसने है ना वो क्या बोलते हैं वो पूछा ना, पहले आईपीओ इशू करने से पहले एग्जिस्टिंग में जो शेयर होल्डर्स थे उसको जब पूछते हैं कि आपको शेयर चाहिए क्या, तो उस चीज को बोलते हैं राइट शेयर्स। क्या बोलते हैं, राइट शेयर बोलते हैं। तो शेयर्स टू बी एलोकेटेड टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स। व्हाट इज रिटर्निंग ऑफ द शेयर सर्टिफिकेट, जब भी मैं शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न करता हूं कंपनी को, ठीक है, कंपनी को जब शेयर होल्डर शेयर सर्टिफिकेट रिटर्न करता है कि मुझे अब शेयर तेरे नहीं चाहिए, ले ले वापस, तो उसको बोलते हैं शेयर को सरेंडर करना बोलते हैं। लेटर ऑफ रिनंसिएशन, अब मेरे को कंपनी ने राइट शेयर इशू किए, कंपनी ने मेरे को राइट शेयर इशू किए, अब मैंने किसी और को बेच दिए। जब अगर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को जो राइट शेयर्स मिले थे वो किसी और पार्टी को बेच देता है, तो उसको बोलते हैं रिनंसिएशन ऑफ शेयर्स। क्या बोलते हैं, लेटर ऑफ रिनंसिएशन, ठीक है। ये किसके रिलेटेड है, राइट शेयर के रिलेटेड है। समझ आ गया ये चीज, एकदम इजी। इसके थ्रू आपके बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं जो बुक के अंदर, वो भी कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनते रहना और अच्छे से प्रैक्टिस भी कर लेना इसको, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, फॉर शेयर होल्डर्स, हम लोग सेकंड चैप्टर चालू किया। सेकंड चैप्टर का नाम क्या है हमारा, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। फॉर अ शेयर होल्डर शेयर्स आर मूवेबल एसेट्स, ध्यान रखना शेयर्स क्या है, मूवेबल एसेट्स है। शेयर मार्केट क्या होता है, बैरोमीटर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्री, एक कंट्री कितना डेवलप कर रही है उसका वो बैरोमीटर है, ठीक है, परखने का तरीका। फिर ओके, इन शेयर इफ देयर इज एन एप्लीकेशन ऑफ ऑब्जेक्शन तो कंपनी विल नॉट अप्रूव द शेयर, ध्यान रखना। अब अगर एप्लीकेशन में कोई ऑब्जेक्शन है ना आपकी, ठीक है, तो क्या होगा, आपका वो शेयर अप्रूव नहीं किया जाएगा ट्रांसफर के लिए। ट्रांसमिशन प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड, जब भी अगर ट्रांसमिशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुई है, आपने जो ट्रांसमिटेशन प्रोसेस होती है ना, जब भी फॉर एग्जांपल डेथ हो गया या फिर कुछ भी केस में ट्रांसमिट करते हैं एक शेयर, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शेयर्स देते हैं, ठीक है, तो अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ अभी तक, ठीक है, तो आपको डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। अगर ट्रांसमिशन नहीं हुआ तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा। इन ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट रिक्वायर्ड, ध्यान रखना। ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स के केस में स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड नहीं है, पर सर ट्रांसफर के केस में रिक्वायर्ड है। हाँ, ये आपका एक डिफरेंस का पॉइंट भी है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे ना, देखो मैं आपको दिखाता हूं,
ये डिफरेंस दिया हुआ है यहाँ पे, ये है ट्रांसफर ऑफ शेयर और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर, ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ शेयर के केस में क्या होता है, स्टैम्प ड्यूटी रिक्वायर्ड होती है, इज नेसेसरी दिया हुआ है, ठीक है। पर ट्रांसमिशन ऑफ शेयर के केस में नो कंसिडरेशन इज रिक्वायर्ड, ठीक है। स्टैम्प ड्यूटी इज नॉट असेंशियल, जरूरी नहीं है। इसके लिए ट्रांसमिशन के केस में स्टैम्प ड्यूटी नहीं चाहिए होती है। क्या आपको याद आ गया, क्या आपको ये समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द शेयर होल्डर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर इंसॉल्वेंट हो गया है कोर्ट के द्वारा तो शेयर ट्रांसमिशन विल बी एग्जीक्यूटेड, ठीक है। अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो शेयर ट्रांसमिशन हम लोग कर देंगे। इंसॉल्वेंट यानी क्या होता है सर, कंगाल। अगर कोई पर्सन कंगाल हो गया ना तो कोर्ट बोलेगा तेरे शेयर अभी मैं ट्रांसमिट कर दूंगा जो पार्टी को रिक्वायर्ड है उसको। इन द डीमैट अकाउंट ऑफ द शेयर होल्डर कंपनी कैन नॉट मेक चेंज, ध्यान रखना। डीमैट अकाउंट होता है, डीमैट अकाउंट, उसमें कंपनी के शेयर्स, जो शेयर होल्डर होता है, शेयर होल्डर उसके शेयर्स रखे होते हैं, तो कंपनी उसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकती। इफ शेयर होल्डर डाइज, अगर शेयर होल्डर डाई हो जाता है तो कोर्ट विल अपॉइंट एडमिनिस्ट्रेटर। इफ शेयर होल्डर इज डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, अगर कंगाल हो गया शेयर होल्डर तो कंपल्सरी ट्रांसफर शैल बी डन। इफ वॉलंटरी ट्रांसफर हो रहा है, वॉलंटरी ट्रांसफर यानी खुद से ही ट्रांसफर कर रहा है वो, मैं खुद से ही मैं एक शेयर होल्डर रिलायंस का, तो मैं खुद से ही ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो कंसिडरेशन हमेशा उसमें होता ही है। कंसिडरेशन मतलब पैसों का इन्वॉल्वमेंट उसमें होता ही है, मैं मुफ्त में किसी को देता नहीं हूं। इन केस ऑफ कंपल्सरी ट्रांसफर, कंपल्सरी ट्रांसफर जब भी होता है, फॉर एग्जांपल मैं कंगाल हो गया हूं तो कोर्ट ने बोला कि तेरे शेयर जितने भी रिलायंस के पास पड़े हैं ना, रिलायंस वाले शेयर, वो सारे के सारे इस बंदे को दे दे, तो कंसेंट मुझे पूछेगी नहीं, मुझे पूछा ही नहीं जाएगा कि वो शेयर किसको ट्रांसफर कर रहा है। जिसको जरूरत होगी, जो मुझसे पैसे मांग रहा होगा उसको दे ही दिया जाएगा, ठीक है। तो कंपल्सरी ट्रांसफर के केस में कंसेंट पूछा जाता नहीं है, ये हमारी इच्छा पूछी जाती नहीं है, ठीक है। अब हम लोग आ रहे हैं थर्ड चैप्टर में जिसका नाम है डिबेंचर। क्या नाम है, डिबेंचर। देखते हैं डिबेंचर का नाम क्या करता है, क्या होता है, ये भी इजी एकदम। डिबेंचर क्या होता है, एक डेट कैपिटल, पता है ना। देखो शेयर होता है ना वो ओनर्स कैपिटल होता है, क्या होता है, ओनर्स कैपिटल। और डिबेंचर क्या होता है, बोरोड कैपिटल। बोरोड को हम लोग क्या बोलते हैं अदर लैंग्वेज में, डेट कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एट टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द कंपनी द डिबेंचर होल्डर्स एक्वायर द, डिबेंचर होल्डर क्या एक्वायर करता है, प्रायोरिटी राइट। ध्यान रखना, मनी बैक करने के जब भी कंपनी खत्म हो जाएगी, कंगाल हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, तो डिबेंचर होल्डर को पहला पैसा मिलेगा, फिर शेयर होल्डर को मिलेगा। इसके लिए प्रायोरिटी किसको देंगे, डिबेंचर होल्डर को देंगे। व्हाट इज द फंडामेंटल राइट ऑफ द डिबेंचर होल्डर टू गेट द इंटरेस्ट एंड मनी बैक आफ्टर दिस पीरियड टाइम। एक टाइम के बाद मुझे पैसा और मनी दोनों मिल जाना चाहिए। व्हाट इज द नेम ऑफ द एग्रीमेंट बिटवीन द कंपनी एंड डिबेंचर होल्डर। एक जो एग्रीमेंट होता है ना, एक डिबेंचर होल्डर होता है जिसने अपने पैसे दिए होते हैं और बदले में डिबेंचर मिलते हैं उसको, ठीक है। इसने पैसे दिए कंपनी को, एक मिनट, ये है डिबेंचर होल्डर हमारा, बेचारा पैसा जो दे रहा है, ठीक है, जो पैसा दे रहा है और बदले में उसको डिबेंचर मिल रहा है, और ये हमारी कंपनी, ठीक है। तो बदले में उसको क्या मिलता है, अब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे, ठीक है। तो ये सारे लोग मिलके एक डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ट्रस्ट डीड बनाते हैं, डिबेंचर ट्रस्ट डीड बनाते हैं। समझ आया, तो इसका आंसर आएगा डिबेंचर ट्रस्ट डीड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, हु अपॉइंट्स द ट्रस्टी ऑफ डिबेंचर। ऑब्वियसली जो डिबेंचर होल्डर की असेंबली होगी वही अपॉइंट करेगी ना, कंपनी नहीं बना सकती ना। अब देखो ये ट्रस्ट डीड क्या करता है पता है, ये जो ट्रस्टी होता है ना वो डिबेंचर होल्डर की बातें कंपनी के सामने रखता है। जैसे आपका एमपी एमएलए आपकी बात पार्लियामेंट में रखता है ना, वैसे ही यहाँ पे डिबेंचर होल्डर की बात कौन रखेगा, डिबेंचर ट्रस्टी रखता है। हु रिप्रेजेंट द मास ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। अब मास ऑफ डिबेंचर होल्डर को रिप्रेजेंट करता है डिबेंचर ट्रस्टी। Who is the, what is the status of debenture holder in the company? Creditor। ध्यान रखना, ये एक कोई डेटर नहीं है, ना ही ये डेटर क्रेडिटर दोनों नहीं है, ये शेयर होल्डर भी नहीं है, ये क्या बचेगा, क्रेडिटर, जिसको हम लोग पैसे वापस लौटाने हैं। Who can the debenture holder appoint as a protector of rights? Obviously डिबेंचर ट्रस्टी, डिबेंचर ट्रस्टी ही है उसका, वो ऐसा बोल सकते हैं, उसका सगा कौन है कंपनी में, डिबेंचर ट्रस्टी ही उसका सगा होगा, ठीक है। ये डिबेंचर ट्रस्टी बनाया है ना, उसको संभालने के लिए डिबेंचर ट्रस्टी को भी अपॉइंट करते हैं, ट्रस्टी को, ठीक है। क्या आपको इतना याद रहेगा, वेरी 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 गुड। हम लोग आ रहे हैं फोर्थ चैप्टर जिसका नाम है मेंबरशिप। क्या दिया हुआ है, विच क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इज टू बी साइंड टू बी कंसीडर्ड मेंबर। देखो जब भी हमको साइन करना है ना, साइन, तो साइन के केस में क्या होता है, हमको सब्सक्रिप्शन क्लॉज का यूज होता है। क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्लॉज का, साइन के केस में सब्सक्रिप्शन क्लॉज। मेंबर्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में एक्वायर मेंबरशिप ऑफ कंपनी कैन बी मेंबर। ध्यान रखना, अगर पार्टनरशिप फॉर्म में कोई मेंबर है वो एक्वायर कर रहा है मेंबरशिप को, तो वो मेंबर बन सकता है। स्वेट इक्विटी शेयर होते हैं जो भी, वो क्या, उससे क्या मिलता है, कंपनी मेंबरशिप मिलता है, यस मिलता है।
ओके, विथ हुम विल द कंपनी कम्युनिकेट इन केस ऑफ जॉइंट शेयर होल्डर। देखो फॉर एग्जांपल आपके पास आप दो जने हो, ये है मिस्टर ए और ये है मिसिस ए, ठीक है, ये ए है और ये ए की बीवी है, तो इन दोनों के पास ये एक रिलायंस का शेयर है, ठीक है, ये रिलायंस है, तो रिलायंस के शेयर में पहले लिखा गया मिस्टर ए फिर मिसिस ए, ठीक है, तो पहले नाम जैसा लिखा गया होगा ना, अब रिलायंस को क्या चाहिए, रिलायंस को डिविडेंड देना है, तो पहले अगर रिलायंस के बारे में जो ईमेल जाएगा वो ईमेल मिस्टर ए को जाएगा, क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट शेयर होल्डर है, समझ आया ना, अगर जो भी पहला शेयर होल्डर होगा ना उसको पहला ईमेल जाएगा, ऐसा नहीं होगा सबके साथ कम्युनिकेशन होगा, वरना कंपनी पागल हो जाएगी ना, जॉइंट शेयर होल्डिंग में 10 लोग होंगे, क्या होगा, 10 को ईमेल भेजेगी नहीं, जो भी फर्स्ट शेयर होल्डर का नाम लिखा होगा ना उसको ही ईमेल जाएगा, तो ईमेल विल गो टू विद द फर्स्ट शेयर होल्डर, समझ आ रहा है ना। विच डॉक्यूमेंट इज इशूड बाय द कंपनी टू कलेक्ट कैपिटल, कैपिटल कलेक्ट करने के लिए प्रोस्पेक्टस, मैंने बताया था निमंत्रण पत्र है ये, ठीक है, कि हमारे पास आइए और हमें पैसे देके जाइए। शेयर्स that are given as consideration to service provider to the company, वो क्या होगा, वो एक्वायर कर रहे हैं मेंबरशिप को, अगर मैं एक कंपनी का शेयर परचेस करता हूं तो वो कंपनी का मैं मेंबर बन रहा हूं। नेक्स्ट ये हमारा खत्म हो गया 4th चैप्टर, ये हम लोग आ रहे हैं 5th चैप्टर के ऊपर जिसका नाम है डायरेक्टर्स, ठीक है, डायरेक्टर्स वाला चैप्टर बहुत मजेदार है, इसको मैंने, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, इसके लिए ये वाले पार्ट के लिए मैंने आपके लिए एक मैंने शॉर्टकट तरीका बनाया है, ये 4-5 एमसीक्यूज के लिए, हाँ ये 5 एमसीक्यूज के लिए, देखो पहले मैं आपको बताता हूँ फिर आप ना रीड करना है इसमें से, ठीक है। देखो डायरेक्टर होता है, डायरेक्टर अगर ऐसा लिखा हो डायरेक्टर एज अ पर्सन लिखा हो और फिर पब्लिक भी लिखा हो तो आपका आंसर आएगा 10, डायरेक्टर एज अ पर्सन और कुछ भी ना लिखा हो तो 20 आंसर आएगा। कंपनी और डायरेक्टर दोनों वर्ड लिखे हो तो प्राइवेट में 2 पब्लिक में 3, सर समझ कुछ भी नहीं आया। देखो मैं कंसेप्ट में बताता हूं आपको, पहले कंसेप्ट ये है, एक अगर डायरेक्टर है ना, डायरेक्टर एक इंसान कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, ये कंपनी है बहुत सारी, ये सर्कल दिख रहा है आपके, सर्कल ये सर कंपनीज है, तो ऐसे कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, तो 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता है, कितनी कंपनीज में 20। अब इसमें से कितनी पब्लिक कंपनियां हो सकती हैं, तो 10 पब्लिक कंपनियां हो सकती है, क्या आपको समझ आ गया, ठीक है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। पर अगर एक कंपनी है, ये कंपनी है, ये कंपनी में कितने डायरेक्टर रख सकता हूं मैं, रखने ही है, मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए मेरे कंपनी में, मेरे कंपनी में मिनिमम 2 डायरेक्टर होने चाहिए अगर मेरी कंपनी प्राइवेट है तो, और अगर मेरी पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी तो मेरे में कितने होने चाहिए, 7 डायरेक्टर होने चाहिए, सॉरी 3 डायरेक्टर होने चाहिए, कितना चाहिए, 3 डायरेक्टर होने चाहिए। तो ये देखो आपको समझ आ गया होगा, वापस से देख लो एक बार, अगर मैं खुद एक डायरेक्टर हूं तो मैं टोटल 20 कंपनीज में डायरेक्टर बन सकता हूं, पर अगर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनियां, तो पब्लिक कंपनी में मैक्स 10 डायरेक्टर बन सकता, मैं 10 पब्लिक कंपनी डायरेक्टर बन सकता हूं। एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी हो तो 3 डायरेक्टर होने चाहिए मिनिमम। आपको समझ आ रहा है दोनों में, ये 4 एमसीक्यूज आपके दिए हुए, फर्स्ट में दिया हुआ देखो, हाउ मेनी कंपनीज कैन अ पर्सन बिकम अ डायरेक्टर, एक पर्सन कितनी कंपनी डायरेक्टर बन सकता है, तो 20। मिनिमम नंबर रिक्वायर्ड एज अ डायरेक्टर इन पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में कितने डायरेक्टर बन सकते हैं, एक इंसान बन सकता है, तो देखो मिनिमम नंबर्स रिक्वायर्ड एज डायरेक्टर्स इन पब्लिक कंपनी, कम से कम कितने डायरेक्टर होने चाहिए पब्लिक कंपनी में, तो 3 कम से कम डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ रिक्वायर्ड एज डायरेक्टर इन प्राइवेट कंपनी 2, और हाउ मेनी पब्लिक कंपनीज कैन अ पर्सन बी अ डायरेक्टर, तो 10। तो याद रखने के लिए कैन अ पर्सन बी अ डायरेक्टर पूछे, कैन अ पर्सन बी अ डायरेक्टर प्लस पब्लिक कंपनी पूछे तो 10, कैन अ पर्सन बी अ डायरेक्टर पूछे और कुछ भी और ना बोले तो 20, और मिनिमम शब्दों का इस्तेमाल हो तब 3 और 2 याद रखना, 3 होगा पब्लिक कंपनी में, 2 होगा प्राइवेट कंपनी में। क्या आपको याद रहेगा इतना? वेरी 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 गुड। हैविंग अ डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर इज कंपल्सरी, डायरेक्टर के पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना ही चाहिए। हाउ मेनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स कैन अ कंपनी हैव, तो 1/3 होने चाहिए। अगर आपकी कंपनी 9 डायरेक्टर हैं तो 1/3, इसका मतलब 9 इंटू 1/3 कितना होता है? 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो 1/3 आपका आंसर आएगा, ठीक है, 1/3। अप्रूवल ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज टू बी टेकन इन ए जनरल मीटिंग, जनरल मीटिंग में लेने की जरूरत है, ठीक है,
ओह 20 एमसीक्यू, मतलब ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर सर्टेन फंक्शंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज नॉट टू टेक अप्रूवल फॉर शेयर होल्डर। बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे फंक्शन होते हैं कंपनी के, अगर सबके लिए पूछनी जाएगी शेयर होल्डर को तो कंपनी का बेड़ा ही पार नहीं होगा। इसके लिए कभी कभी उसको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, कुछ सर्टेन फंक्शंस के लिए। हु इज रिस्पॉन्सिबल, कौन रिस्पॉन्सिबल होगा स्टेक होल्डर रिलेशन कमेटी बनाने के लिए? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। व्हाट टाइप ऑफ एसेट कैन बी टेकन बाय डायरेक्टर्स? वो सिर्फ कैश लेके जा सकते हैं और कोई भी चीज लेके जा सकते नहीं है। डायरेक्टर्स को हमको कौन सा एसेट देना पड़ेगा? सिर्फ और सिर्फ कैश देना पड़ता है। हु कैन बी अपॉइंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर? हमको एमडी बनाने के लिए किसकी जरूरत है? एक जिंदा इंसान ही बन सकता है, कोई कंपनी कोई फर्म को एमडी नहीं बना सकते, कोई इंसान ही होता है जो डायरेक्टर बन सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। हाउ मेनी इयर्स मैनेजिंग डायरेक्टर कैन बी अपॉइंटेड? 5 साल तक अपॉइंट कर सकते हो इसको। हाउ मेनी डेज शुड बी कंपनी रजिस्ट्रार बी इन्फॉर्म आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ एमडी? एमडी को अपॉइंट करने के बाद मिनिमम 7 दिन के अंदर आपको रिप्लाई कंपनी रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। व्हाट इज द मिनिमम ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज अ एमडी? मिनिमम एज पूछ रहे हैं ये लोग। मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए एमडी की? 21 साल हो सकती है। 21 साल से छोटा बच्चा मत लेके आना, ठीक है, एमडी के तरीके से। अब एमडी बनने वाला है तो बच्चा नहीं होना चाहिए वो, ठीक है। तो 21 साल मिनिमम एज है उसकी। हाउ मच कैन बी पर्सन हाउ मच कैन बी पेड एज अ रेम्यूनरेशन टू फुल टाइम एमडी? तो 5% ऑफ नेट प्रॉफिट, जितना वो कमा के देगा ना, नेट प्रॉफिट, सेल्स का नहीं, कि जितना प्रॉफिट कमा के देगा उसका 5% उसको मिलेगा। फॉर एमडी फॉर टर्मिनेशन ऑफ ऑफिस एक्सपेंसेस कंपेंसेशन कैन बी पेड। जब भी वो टर्मिनेट करेगा ना तो उसका जो भी कंपेंसेशन होगा उसको हम लोग पे करेंगे, ठीक है। मतलब उसको जब निकालेंगे ना तब उसको कंपेंसेशन जितना बनता होगा उसको पे कर देंगे हम लोग। पर्सनैलिटी ऑफ अ कंपनी क्या होगी? एक आर्टिफिशियल होगा। क्या होगा? आर्टिफिशियल। व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मीटिंग्स कैन बी टू बी हेल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एवरी ईयर? तो 4 मीटिंग्स होती हैं एक साल में। कितनी मीटिंग होती है? 4 मीटिंग। व्हाट इज द quorum ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स? तो quorum कितना होना चाहिए? 1/3 और 2 whichever is more। ध्यान रखना ये चीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा इस चीज में, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं आपके लिए, इसलिए मैंने बहुत टाइम दिया इसमें, ठीक है। विच मीटिंग, हमारा नेक्स्ट चैप्टर है मीटिंग्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बहुत सारे आते हैं, बहुत बार रिपीट होते हैं इसके। विच मीटिंग ऑफ द फर्स्ट Which meeting of the first financial year should be held within 9 months? 9 मंथ के अंदर कौन सी होती है? फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग हमको अटेंड करनी पड़ती है। देयर शुड बी अ गैप ऑफ, कितनी होनी चाहिए? 15 महीने की गैप होनी चाहिए। कितने? 2 एजीएम के बीच में, AGM 1 और AGM 2 फॉर एग्जांपल, ठीक है। गैप कितनी होनी चाहिए? हमारे पास 15 महीने से ज्यादा गैप नहीं होनी चाहिए। 15 महीने के मिनिमम मतलब मैक्सिमम गैप होनी चाहिए। हाउ मेनी मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर शुड बी कॉल्ड बाय कंपनी इन अ ईयर? आगे भी हमने देखा था 4 मीटिंग्स हम लोग हेल्ड कर सकते हैं। कितनी? 4। अगर आपको ध्यान हो तो एक एमसीक्यू आया था अभी हमने देखा, जहां पे हमने देखा था 4 हमको बोर्ड डायरेक्टर कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4। तो यहाँ पे सेम रिपीट हो रहा है कि बोर्ड डायरेक्टर्स कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4 मीटिंग होनी चाहिए। बिफोर हाउ मेनी डेज द नोटिस इज टू बी गिवन प्रायर टू द मीटिंग? 21 दिन पहले आपको नोटिस देना पड़ेगा। द नोटिफिकेशन बाय विच इंफॉर्मेशन ऑफ द मीटिंग इज कम्युनिकेटेड टू द मेंबर्स इज नोन एज नोटिस। हमारी मीटिंग होने वाली है तो आ जाओ, ये न्योते को बोलते हैं, न्योता दे रहे हैं ना अपन लोग, उसको बोलते हैं नोटिस। द लिस्ट ऑफ वर्कर्स टू बी कंडक्टेड ड्यूरिंग अ मीटिंग इज नोन एज एजेंडा। हम लोग कौन सा काम करने वाले हैं उसको बोलते हैं एजेंडा। द नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट इन अ मीटिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग अप टू द एंड ऑफ द मीटिंग इज नोन एज quorum। कितने लोग प्रेजेंट रहने वाले हैं मीटिंग में उसको बोलते हैं quorum। द पर्सन हु इज सिलेक्टेड बाय द मेंबर्स टू कंडक्ट द मीटिंग, कौन सा पर्सन मीटिंग कंडक्ट करेगा उसको बोलते हैं चेयरमैन, ठीक है। जो होता है ना एक बंदा बैठता है जो ऊपर हेड होता है, उसके नीचे बहुत लोग बैठते हैं, मतलब वो पर्सन बताएगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं चेयरमैन। हु कैन कास्ट वोट? अगर फॉर एग्जांपल मीटिंग में 100 लोग आए हुए हैं और 100 लोगों में से 50 जन ने यस बोला हुआ है, 50 जन ने नो बोला हुआ है, ठीक है। एक ने 50 जन ने यस बोला, 50 जन ने नो बोला हुआ है, तो बताओ उस केस में डिसीजन कौन से पास भी डालेंगे? यस वाले साइड भी जाएगा, नो वाले साइड भी जाएगा। तो उसको उस टाइम पे चेयरमैन है ना, चेयरमैन खुद का वोट करेगा, यानी खुद का वोट दे सकता है। तो उस टाइम पे वो यस बोल सकता है या फिर नो बोल सकता है। तो कास्ट वोट कौन कर सकता है? चेयरमैन कर सकता है। नेक्स्ट, the notebook containing the decisions and proceedings in the meeting written point wise is known as
जो भी हम लोग क्या बोलते हैं डिसीजन हम लोग लिखते हैं ना, नोट डाउन करते हैं, उसको बोलते हैं मिनट्स बुक। क्या बोलते हैं? मिनट्स बुक बोलते हैं। द मेंबर अपॉइंटेड बाय द अदर पर्सन टू बी प्रेजेंट एंड वोट इन द मीटिंग, क्या बोलते हैं उसको? प्रॉक्सी। पता है ना, आपके क्लास में फॉर एग्जांपल टीचर होते हैं, वो प्रॉक्सी लेने आते हैं, वैसे ही आपका कहना, आप अगर मैं नहीं जा सकता वोट करने के लिए तो मैं मेरे बदले किसी और को भेज सकता हूं, उसको बोलते हैं प्रॉक्सी। द इश्यू दैट आर पुट फॉरवर्ड फॉर डिस्कशन इन अ मीटिंग ऑफ अ कंपनी आर नोन एज प्रपोजल। ठीक है, प्रपोजल यानी वो नहीं कि आप जो समझ रहे हो, एक लड़का एक लड़की को करता है, प्रपोज करता है, वो प्रपोजल नहीं है। ये पूछने को इंग्लिश में प्रपोजल ही बोलते हैं। समझ आ रहा है? तो अगर किसी इंसान को कुछ बात रखनी है अपनी, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रपोजल के फॉर्म में रख सकता है। हाउ मेनी वोट्स आर एसेंशियल फॉर पासिंग अ स्पेशल रिजोल्यूशन? 75% वोट चाहिए। देखो, स्पेशल रिजोल्यूशन की बात करें ना, स्पेशल रिजोल्यूशन की, तो 75% वोट चाहिए। और ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, क्या? ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन, तो उस केस में 50% वोट चाहिए। क्या आपको इतना याद रहेगा? वेरी 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 गुड। चलो अब फाइनल लास्ट चैप्टर बट नॉट द लिस्ट, ये सिर्फ 11 एमसीक्यूज है, ध्यान 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 से सुनना। प्रोसेस प्रायर टू वाइंडिंग अप मींस, अब अगर हमको वाइंड अप करना है तो क्या उस केस में क्या होगा? प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, उसकी बातें चल रही हैं। ठीक है, अगर आपको वाइंडिंग अप के पहले जो प्रोसेस होती है उसका बोलते हैं प्रोसेस ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। हु इज ऑथराइज्ड टू अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप द कंपनी इन स्पेशल रिजोल्यूशन? कौन से लोग हैं जो स्पेशल रिजोल्यूशन पास करवा सकते हैं? तो क्रेडिटर्स पास करवा सकते हैं। विच मीटिंग इज मैंडेटरी टू बी कॉल्ड एज पर द कंपनीज एक्ट? स्टैट्यूटरी मीटिंग करवानी पड़ती है। स्टैट्यूटरी मतलब क्या होता है? लीगल, लॉफुल। ठीक है, लॉफुल, या फिर इसको कंपलसरी बोलते हैं। ठीक है, तो कंपनी को कौन सी मीटिंग करवानी पड़ती है? मैंडेटरी। जब मैंडेटरी शब्द है तो मैंडेटरी शब्द कौन सा लग रहा है? स्टैट्यूटरी का मीनिंग मैंडेटरी होता है, कंपलसरी। मैंडेटरी सर, मैंडेटरी यानी क्या होता है? मैंडेटरी यानी क्या होता है? कंपलसरी। और कंपलसरी मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी मीटिंग। विद इन हाउ मेनी ईयर्स डज द कंपनी हैव टू स्टार्ट द बिजनेस? एक साल के अंदर कंपनी को बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर वाइंडिंग अप, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ पब्लिक कंपनी? वाइंडिंग अप के केस में 7 मेंबर होने चाहिए। एक बात समझो, पब्लिक कंपनी स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो उसमें 7 मेंबर्स मिनिमम चाहिए होते हैं। और प्राइवेट कंपनी स्टार्ट करते हैं ना, तो मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए। आपको इतना पता होगा। ठीक है, प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और पब्लिक कंपनी में कितना होना चाहिए? 7 मेंबर होने चाहिए। तो एक बात बताओ, अगर 7 से कम हो गए तो कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तो वही लिखा हुआ है कि कितने मेंबर्स चाहिए मिनिमम वाइंड अप के लिए। अगर 7 से कम हो गए तो वाइंड अप कर दो। और प्राइवेट कंपनी में कितने मेंबर्स करेंगे कि कंपनी को वाइंड अप करना पड़ेगा? तो 2 से कम हो गए तो वाइंड अप कर दो। आपको समझ आ रहा है? तो ये रिक्वायरमेंट अगर आप फुलफिल नहीं करते हो ना, तो कंपनी को बंद करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तो लेस देन 7 और लेस देन 2, अगर प्राइवेट कंपनी हो तो लेस देन 2, पब्लिक कंपनी हो तो लेस देन 7। where it is mentioned that a company is incorporated for a specific period, स्पेसिफिक पीरियड के लिए अपॉइंट हुई है, कंपनी बनी हुई है, वो कहां लिखा होता है? आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, हु इज प्रिपेयर फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी? डायरेक्टर्स। ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी कौन देता है? डायरेक्टर्स देता है। विद इन हाउ मेनी डेज शुड एन एडवर्टाइजमेंट बी गिवन आफ्टर पासिंग रेजोल्यूशन? 14 डेज के बाद आप 14 डेज का एविडेंस देना पड़ेगा। अगर आप रेजोल्यूशन पास कर रहे हो लिक्विडेशन का, कंपनी को बंद कर रहे हो, दिवालिया निकाल रहे हो कंपनी का, तो 14 दिन पहले ही आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, एक पूरा एक एविडेंस बनाना पड़ेगा उसका। टू whom does the official liquidator have to report? ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल मतलब कोर्ट होती है, एक पूरी जज बैठते हैं, तो जज को बताना पड़ेगा, वो लिक्विडेटर क्या करेगा? रिपोर्ट बनाएगा और देगा। विद इन हाउ मेनी डेज शुड द अपॉइंटमेंट ऑफ लिक्विडेटर बी इन्फॉर्म टू इनकम टैक्स? 30 दिन। इनकम टैक्स कब तक इन्फॉर्म करेंगे? 30 दिन में इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है, चलो इसी के साथ हमारे सारे एमसी कवर हो जाते हैं। थैंक यू सो मच।